बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर नंबर 6 और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है बर्नूलीज़ प्रिंसिपल पे, या जिसको हम बर्नूलीज़ इक्वेशन भी कहते हैं। इससे पहले लेक्चर हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे था, जो कि असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था किसी फ्लूइड के फ़्लो के लिए। और आज का लेक्चर हमारा बर्नूलीज़ इक्वेशन या बर्नूलीज़ प्रिंसिपल पे है, जिसको हम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। तो बर्नूलीज़ प्रिंसिपल और कुछ नहीं, ये असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है किसी फ्लूइड फ्लो के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। असल में बर्नूलीज़ प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये है कि किसी भी फ्लूइड में एनर्जी की 3 टाइप्स हो सकती है। एक उस फ्लूइड में होती है प्रेशर एनर्जी, एक इस फ्लूइड में आपके साथ क्या होती है, प्रेशर एनर्जी, ठीक है, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा उसमें एनर्जी होगी, उसको बर्नूलीज़ ने कहा है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से, ठीक है। और तीसरा बर्नूलीज़ कहता है कि उसमें एक तीसरी जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से। और बर्नूलीज़ कहता है कि इन तीनों एनर्जीज़ का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब ये एक दूसरे में कन्वर्ट तो हो सकते हैं, लेकिन इन तमाम एनर्जीज़ का, इन तमाम ये जो तीनों एनर्जीज़ हैं, इन तमाम एनर्जीज़ का सम जो होगा ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा आपके साथ कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो मतलब बर्नूलीज़ का, और साथ में ये बात याद रखें कि ये बर्नूलीज़ इक्वेशन भी कौन सी फ्लूइड के लिए है, ये भी आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो होगा उसके लिए है। मतलब हम उस फ्लूइड की बात कर रहे हैं जिसकी डेंसिटी भी आपके साथ कांस्टेंट है और जिसकी विस्कोसिटी आपके साथ ज़ीरो है। मतलब वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी है और नॉन विस्कस फ्लूइड भी है। और उसकी ये तीनों एनर्जीज़ क्या होंगी, ये तीनों एनर्जीज़ आपके साथ कांस्टेंट होंगी। तो स्टूडेंट्स अब ज़रा आ जाते हैं मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ बर्नूलीज़ इक्वेशन का, जिसको फिर हम प्रूफ भी करेंगे। तो बर्नूलीज़ इक्वेशन का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, वो ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी इज़ ऑलवेज व्हाट, इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। आप इस तरह भी ये मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं। अच्छा, आप इस तरह भी लिख सकते हैं मिसाल के तौर पे कि ये प्रेशर एनर्जी लिख लें, फिर काइनेटिक एनर्जी की जगह आप क्या लिख लें, हाफ mv², और साथ में डिवाइडेड बाय इसे क्या कर दें, वॉल्यूम। और पोटेंशियल एनर्जी की जगह लिख दें mgh और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दें, और इसको कह दें इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह भी आप मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं। और ये जो आपको मास बाय वॉल्यूम नज़र आ रहा है, तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी के भी इक्वल होता है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रेशर प्लस हाफ, और मास बाय वॉल्यूम की जगह डेंसिटी लिख दें v² प्लस फिर मास बाय वॉल्यूम की जगह डेंसिटी लिख दें gh इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। सो प्रेशर प्लस हाफ ρv² प्लस ρgh इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी आपके साथ इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो सकता है। और अगर आप जो है किसी पाइप में
आप इस तरह करें कि एक को 1 का नाम दे दें और दूसरे को 2 का नाम दे दें, उस पाइप पे 2 लेयर्स कंसिडर कर लें, तो फिर आप इक्वेशन ऑफ बर्नूली को इस तरह भी लिख सकते हैं कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस रो जी H2। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे देखा कि हमने रो के साथ सब्सक्रिप्ट्स नहीं लगाए, और वो इसलिए नहीं लगाए क्योंकि ये आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड में आपके साथ रो जो है वो कांस्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके साथ डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म्स हो गए बर्नूलीज इक्वेशन के। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो ज़रूरी है। ये हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे करना चाहते हैं। ये जो बर्नूलीज इक्वेशन में आपके साथ ये जो 3 फैक्टर्स हैं जिनकी एडिशन जो है वो कांस्टेंट है, मतलब एक जो है वो क्या है, P है, दूसरा आपके साथ क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और तीसरा आपके साथ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। इन तीनों चीज़ों को डिफरेंट बुक्स में जो है वो डिफरेंट चीज़ें डिनोट किया गया है। जैसे बहुत सारे बुक्स में इस पी को क्या कहा जाता है, इसको प्रेशर एनर्जी कहा जाता है। इस पी को आपके साथ क्या कहा जाता है, प्रेशर एनर्जी। इसी तरह इसको क्या कहा जाता है, ये जो हमने अभी फार्मूला लिखा था, हाफ रो वी स्क्वेयर। हाफ रो वी स्क्वेयर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और इसी तरह ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये किसके इक्वल आता है, ये रो जी एच के इक्वल आता है। तो इस रो जी एच को क्या कहा जाता है, इसको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, मेजॉरिटी बुक्स आप देखेंगे तो मेजॉरिटी बुक्स में एक प्रेशर एनर्जी होगा, एक काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा। लेकिन कुछ बुक्स में इस पी को परपेंडिकुलर प्रेशर कहा जाता है। इस पी को हमने कुछ बुक्स में देखा है कि उसको इसमें क्या कहा गया है, परपेंडिकुलर प्रेशर। इस हाफ रो वी स्क्वायर को डायनामिक प्रेशर कहा जाता है, डायनामिक प्रेशर। और इस रो जी एच को हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहा जाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और शायद आपको ये फार्मूला याद भी हो मैट्रिक से, रो जी एच जो है वो उसको आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते थे। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो बर्नूलीज इक्वेशन है, बर्नूलीज इक्वेशन को आप दो डोमेन में जो है वो समझ सकते हैं। मतलब बर्नूलीज इक्वेशन को ये जो 3 टर्म्स, ये जो आपने ये इक्वेशन मेंशन किया है और इसमें जो ये 3 आपको टर्म्स नज़र आ रहे हैं, ये 3 टर्म्स जो हैं, अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इनको एनर्जीज कंसिडर करते हैं। इन डोमेन ऑफ एनर्जीज भी आप बर्नूलीज इक्वेशन को ले सकते हैं इन द डोमेन ऑफ एनर्जीज, और फिर आप बर्नूलीज इक्वेशन को इन डोमेन ऑफ प्रेशर्स भी ले सकते हैं, इन डोमेन ऑफ प्रेशर्स। ठीक है, मतलब आप बर्नूलीज इक्वेशन को समझने के लिए 2 तरीके अपना सकते हैं। एक, आप कहोगे कि किसी फ्लूइड में 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं और उन एनर्जीज का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब आप बर्नूलीज इक्वेशन को असल में क्या समझ रहे हो, आप उसको असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि किसी फ्लूइड में 3 किस्म के प्रेशर्स होते हैं और उन प्रेशर्स का सम भी हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब आप बर्नूलीज इक्वेशन को कंजर्वेशन ऑफ प्रेशर्स जो है वो समझ लो,
कंजर्वेशन ऑफ प्रेशर्स, ठीक है। तो लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन को समझने का जो प्रेफर्ड तरीका है वो कौन सा है? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मतलब इसका जो अच्छा तरीका है वो आपके साथ कौन सा है? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपको वैसे ही बता दिया, लेकिन ये बात जहन में रखें कि बर्नौलीज इक्वेशन को डिफरेंट बुक्स में इन टर्म्स ऑफ एनर्जीज में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन आपको हो सकता है कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको जो है वो एनर्जीज कंसिडर करो, आप इसको प्रेशर्स भी कंसिडर कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपको जो ये पहला सिंबल नज़र आ रहा है, लेट्स सपोज ये जो सिंबल है पी, तो इस पी के दो नाम हैं। इसको प्रेशर एनर्जी भी कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर प्रेशर भी कहते हैं। इसी तरह आपको जो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नज़र आ रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी है और इसी को जो है डायनामिक प्रेशर भी कहते हैं। और ये जो आपको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नज़र आ रहा है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी है और इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब हम जो है डिराइवेशन करते हैं और जो आपके साथ फार्मूला है इसे क्या करते हैं? इसे डिराइव करते हैं, ठीक है। और हम डिराइवेशन में जो है वो मतलब इस पूरे क्वेश्चन में हम वही प्रेफर्ड मेथड इस्तेमाल करेंगे। हम बर्नौलीज इक्वेशन को इन द डोमेन ऑफ एनर्जीज देखेंगे, हम बर्नौली इक्वेशन को इन द डोमेन ऑफ प्रेशर्स जो है वो नहीं देखेंगे। तो हम असल में ये समझेंगे कि ये जो बर्नौली इक्वेशन है ये असल में क्या है? ये असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं, उसी पाइप का डायग्राम हम कंसिडर कर लेते हैं जो ऑलरेडी हमने जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी कंसिडर किया था। तो आप कंसिडर करें कि आपके साथ जो है वो एक पाइप है और इनिशियली उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा ले लेते हैं और उसकी हाइट भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हमने उसकी हाइट भी चेंज कर दी और फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कम कर देते हैं। तो ये हमने कंसिडर कर ली हाइट। और कंसिडर करें कि ये आपका है ग्राउंड, ठीक है। ये क्या है? ये ग्राउंड है और ये हमारा लेयर 1 हो गया। ये जो है क्या हुआ? लेयर 1। और यहाँ पे हम एक लेयर ले लेते हैं दूसरा, उसको हम कह देते हैं कि वो जो है लेयर नंबर 2 हो गया, ठीक है। और इस लेयर की अपनी हाइट होगी इस लेयर के मिड से। अगर हम ग्राउंड तक फासला लेते हैं तो उस हाइट को हम h1 कह देंगे और इस लेयर के मिड से अगर ग्राउंड तक हम फासला लेंगे तो उस लेयर को हम क्या कह देंगे? उस लेयर को हम h2 कह देंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने इस मैथमेटिकल फॉर्म को जो है वो प्रूव करना है। तो हम असल में इस पाइप पे क्या अप्लाई करेंगे? हम इस पाइप पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो कहता है कि एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और जितनी एनर्जी इस सिस्टम को या किसी भी सिस्टम को मिलती है वो सिस्टम उतनी ही एनर्जी यूज़ करता है, ना उससे ज़्यादा यूज़ कर सकता है ना उससे कम यूज़ कर सकता है। स्टूडेंट्स, अब डिराइवेशन का तरीका जो है वो आप सीख लें कि डिराइवेशन का मेथड हमारा क्या होगा। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इस तरह करेंगे। स्टेप नंबर 1 जो हमारा होगा, स्टेप नंबर वन हमारा ये होगा कि हम इस फ्लूइड पे वर्क करेंगे, ठीक है। और इस फ्लूइड पे वर्क जब हम करेंगे तो हमारा मकसद ये होगा कि ये फ्लूइड रेस्ट से किस में आ जाए? ये फ्लूइड आ जाए रेस्ट से मोशन में, ठीक है।
हमारा मकसद ये होगा। और ऐसे वर्क को स्टूडेंट्स फ्लो वर्क कहा जाता है। ऐसे वर्क को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्क को हम कहते हैं फ्लो वर्क। फ्लो वर्क क्या कौन सा वर्क होता है? जो किसी स्टैटिक फ्लूइड को मोशन में ला सके। ऐसा वर्क जो किसी स्टैटिक फ्लूइड को मोशन में ला सके, ऐसे वर्क को हम क्या कहते हैं? फ्लो वर्क कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम ये वर्क कर लेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? जब हम वर्क कर लेंगे तो आपके साथ फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाएगा? फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा। और स्टूडेंट्स आप ज़रा इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि सिर्फ काइनेटिक में चेंज नहीं आएगा, आपके साथ साथ में पोटेंशियल में भी चेंज आ जाएगा। क्योंकि उस फ्लूइड को जब वो मूव होगा तो उसे एक हाइट भी कवर करनी होगी। तो स्टूडेंट सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, आपके साथ साथ में पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ जाएगा। तो मतलब हमने वर्क किया और हमारे वर्क की वजह से फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो गई और फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो गई। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है? ऐसे केस में आपके साथ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि आपने जितना वर्क किया है वो वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गया और साथ में पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा मेन फॉर्म होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जिसके हेल्प से हम इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे। तो ये हमारा तरीका होगा डिराइवेशन का। सबसे पहला और सबसे जो मुश्किल काम है वो ये वर्क फाइंड करना है। और एक दफ़ा वर्क फाइंड हो गया तो आपके साथ फिर बाकी स्टेप्स जो है वो आसान हैं। तो मतलब डिराइवेशन में स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है फ्लो वर्क को। और जैसे हमने कहा फ्लो वर्क की क्या डिफिनीशन है? फ्लो वर्क की डिफिनीशन है द अमाउंट ऑफ वर्क दैट प्रोड्यूसेस मोशन इन अ स्टैटिक फ्लूइड। इसकी डिफिनीशन क्या होगी? अमाउंट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट प्रोड्यूसेस मोशन इन अ स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्लो वर्क कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब फ्लो वर्क को डिराइव करने के लिए आप कंसिडर करें कि आपके साथ एक पाइप है। ठीक है, और उस पाइप में एक फ्लूइड है और वो फ्लूइड जो है वो रेस्ट में है। ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज ये लेयर जो है इसको मैंने 1 का नाम दे दिया और यहाँ पे एक दूसरा लेयर है उसको मैंने 2 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स क्या होगा देखें, लेट्स सपोज आप कंसिडर करें कि इनिशियली ये सारा फ्लूइड किस में है? ये रेस्ट में है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस लेयर 1 पे अप्लाई करूँगा एक फोर्स, उसको मैं कह देता हूँ F1। ठीक है, और उसकी वजह से ये लेयर 1 क्या शुरू कर देगा? ये लेयर 1 डिस्प्लेसमेंट शुरू कर देगा, उसको मैं कहता हूँ D1। ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इस लेयर 2 के साथ क्या होगा? ये लेयर 2 जो है अपनी इनर्शिया की वजह से जो है इस अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगा। मतलब ये जो है इस पे एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेगा F2, लेकिन मूव इसे ऊपर मूव जो है वो इसे आगे की डायरेक्शन में ही करना होगा क्योंकि दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। इस लेयर को मूव तो आगे ही डायरेक्शन में करना होगा। तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? D2 कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे साथ इस डायग्राम के मुताबिक वर्क हो रहा है तो वो वर्क आपके साथ किसके इक्वल होगा? वो F1 डॉट D1 प्लस F2 डॉट
d2 होगा। दो वर्क्स हो रहे हैं ना, और दो वर्क्स जब हो रहे हैं तो फिर सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि आप दोनों को ऐड करके फाइनल रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके साथ f1 d1 और साथ में cos θ1 आ जाएगा, प्लस f2 d2 cos θ2 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, θ1 जो है इस पहले केस में वो 0 डिग्रीज है, जबकि θ2 जो है वो आपके साथ क्या है, वो 180 डिग्रीज है। तो आपके साथ वर्क आ जाएगा f1 d1 cos ऑफ 0 प्लस f2 d2 cos ऑफ 180। अब हमें पता है स्टूडेंट्स के जो cos ऑफ 0 है ये 1 के इक्वल होता है, और cos ऑफ 180 जो है ये -1 के इक्वल होता है। तो आपके साथ वर्क आ जाएगा f1 d1 माइनस f2 d2। स्टूडेंट्स ये आपके साथ वर्क आ गया। अब देखिए आपको पता है प्रेशर का जो फार्मूला है, प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से अगर हम फोर्स को सब्जेक्ट कर दें तो प्रेशर इनटू एरिया आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो F1 है, F1 की जगह P1A1 लिख लेते हैं और D1 अपना आ जाएगा, और F2 की जगह P2A2 लिख देते हैं और साथ में D2 अपना आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा आप देखें कि एरिया इंटू हाइट जो होता है या एरिया इंटू डिस्टेंस जो होता है, तो ये असल में वॉल्यूम की इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं P1 और फिर V1 लिख दें माइनस P2 और फिर क्या कर दें, V2 लिख दें। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ज़रा देखें, ये आपके साथ बेस एरिया है A, ठीक है, और ये डिस्टेंस है D1। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके साथ क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, और इस वॉल्यूम को हमने V1 का नाम दिया। इसी तरह यहाँ पर भी आपके साथ क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी आपके साथ वॉल्यूम बन जाएगा, उसको हम V2 का नाम देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके साथ फार्मूला आया है, ये जो आपके साथ फार्मूला है, इस फार्मूला को हम क्या कहते हैं, फ्लो वर्क कहते हैं। तो फ्लो वर्क हमारे साथ आ गया। फ्लो वर्क का हमारे साथ फार्मूला आया P1 V1 माइनस P2 V2। स्टूडेंट्स इस फार्मूला को आप ऐसे समझे ना कि जब आप किसी फ्लूइड को मूव कराने के लिए वर्क करते हैं तो वो फ्लूइड कुछ ना कुछ अपोज भी करता है। मतलब मिसाल के तौर पे आप इसको इस तरह समझें कि आपने फ़र्ज़ करें 100 जाउल्स का वर्क किया, लेकिन उन्होंने कितनी अपोजिशन कर दी, 10 जाउल्स की अपोजिशन कर दी। तो नेट वर्क कितना रह गया, नेट वर्क 90 जाउल्स रह गया। अब ये 90 जाउल्स वो वर्क है जो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 1 जो कि हमने कहा मुश्किल स्टेप था, वो आपका हो गया है। फ्लो वर्क का फॉर्मूला हमारे साथ आ गया है, और ये फ्लो वर्क का फॉर्मूला अब यहाँ से याद रखिए, फ्लो वर्क का फॉर्मूला है P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब ये फ्लो वर्क हो गया तो अब क्या होगा, अब आपके साथ जो है सेकंड स्टेप में अब क्या आएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और अब ज़रा स्टूडेंट्स डायग्राम को देखें जब ये फ्लो वर्क हुआ तो ये लेयर जो है जो कि रेस्ट में था, ये लेयर अब किस में आ जाएगा, ये लेयर मोशन में आ जाएगा V1, और ये वाला लेयर जो है ये भी मोशन में आ जाएगा, ये क्या, ये हो जाएगा V2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। मतलब आपके साथ क्या हुआ, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m
V1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके साथ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसी तरह तीसरे स्टेप में क्या होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं होगी, साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी चेंज हो गई है, क्योंकि आपके साथ हाइट में भी फ़र्क आ गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का क्या फार्मूला होता है, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो वो आपके साथ हो जाएगी mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। अब हमारे साथ हम क्या अप्लाई कर लेते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाइंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हेन वर्क इज डन ऑन द बॉडी, द काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस। तो देखिए, ये तीनों चीज़ें तो ऑलरेडी आपने फाइंड की हुई हैं। आप सिर्फ इस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में अब क्या पुट करें, आप अब इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दें। मतलब आप जो है वो वर्क की जगह लिख दें P1, और ये V1 इज़ माइनस P2 और साथ में V2, और फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ M1 V1 स्क्वायर, बल्कि हाफ M लिख दें, क्योंकि M जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा, इस M के साथ 1 का सब्सक्रिप्ट हटा देते हैं। और फिर आपके साथ माइनस, अच्छा ये V2 स्क्वायर है, माइनस हाफ M V1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, ये हमने जो है ये इक्वेशन 1 2 3 की जो वैल्यूज़ थी वो हमने पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स इस तरह कर लें कि सबसे पहले तो चले इस तरह करें कि आप जो है वो पूरे इक्वेशन को वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें। ठीक है, मतलब ये जो आपके साथ इसको इस तरह हम करते हैं, हम इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये जो आपके साथ पूरा इक्वेशन है कॉपी, और इसको हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा मेंशन करते हैं, और हम इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, पूरे इक्वेशन को हमने क्या किया, वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमने हर एक टर्म को वॉल्यूम पे क्या कर दिया, वॉल्यूम पे हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ कैंसलेशन होगी आपके साथ, ये वॉल्यूम वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स क्या V1 और V और V2 और V कैंसिल आउट हो सकते हैं? जी बिल्कुल कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि डायग्राम के मुताबिक जितना वॉल्यूम आपके साथ यहाँ डिस्प्लेस होगा, उतना ही वॉल्यूम आपके साथ यहाँ भी डिस्प्लेस होगा। तो देखिए, एरिया और हाइट तो डिफरेंट होंगी, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। वॉल्यूम आपके साथ सेम होगा, और वॉल्यूम इसलिए सेम होगा क्योंकि ये हमने एक ऐसा फ्लूइड लिया है जिसकी डेंसिटी क्या है, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। ये फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो सकता। तो अगर कंप्रेस नहीं हो सकता, तो जितना वॉल्यूम जो है इंटर होगा, उतना ही वॉल्यूम लीव करेगा। तो असल में ये V1 और V2 जो है ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ज़रा आप देखें, ये आपके साथ यहाँ P1 रह गया माइनस P2 रह गया, और मास बाय वॉल्यूम की जगह स्टूडेंट्स आप डेंसिटी लगा दें। तो ये डेंसिटी V2 स्क्वायर माइनस हाफ, यहाँ भी मास बाय वॉल्यूम की जगह डेंसिटी V1 स्क्वायर, प्लस यहाँ भी मास बाय वॉल्यूम है तो उसकी जगह भी डेंसिटी, सो रो जी H2 आ जाएगा माइनस रो जी H1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब इस तरह कर लें कि ये जो आपके साथ 1 वाले सब्सक्रिप्ट्स हैं,
ये 1 वाले सब्सक्रिप्ट्स, इसको भी एक साइड पे कर दें और जो आपके साथ 2 वाले सब्सक्रिप्ट्स हैं उसको दूसरे साइड पे कर दें। तो स्टूडेंट्स इस तरह करें कि इस P1 को तो इस साइड पे ही रहने दें और ये जो -12 रो V1 स्क्वायर है इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा +12 रो V1 स्क्वायर, और ये जो -ρgh1 है इसको भी इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये +ρgh1 हो जाएगा, और इस P2 को उस तरफ शिफ्ट कर दें तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और वो बाकी दोनों तो इस साइड पे पहले से ही पॉजिटिव है, ρV2 स्क्वायर प्लस ρgh2। और स्टूडेंट्स ये आपके साथ क्या हो गया है, ये आपके साथ स्टेटमेंट जो है बर्नूलीज इक्वेशन की वो प्रूव हो गई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप इन तीनों टर्म्स को, चाहे डायग्राम के मुताबिक इन तीनों टर्म्स को चाहे आप पोजीशन 1 के लिए ऐड करें, चाहे आप इनको पोजीशन 2 के लिए ऐड करें, इंडिविजुअल टर्म्स इक्वल नहीं होंगे लेकिन एडिशन तीनों की हमेशा कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सब्सक्रिप्ट हटा दें तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा आपके साथ क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। तो ये आपके साथ क्या हुआ, ये आपके साथ प्रूफ हो गया बर्नूलीज इक्वेशन का। ठीक है, तो बर्नूलीज इक्वेशन की हमने स्टेटमेंट भी पढ़ ली, और स्टेटमेंट में हमने कहा कि आप इसे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी डिस्कस कर सकते हैं, और आप इसे इन टर्म्स ऑफ जो है वो क्या इन टर्म्स ऑफ प्रेशर्स भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डिस्कस करें, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जो है वो आप इसको डिस्कस ना करें। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हमने अब ये बात डिस्कस करनी है, हमने थोड़े से डिस्कस करने हैं स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस ऑफ बर्नूलीज इक्वेशन। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि आपके साथ जो ये बर्नूलीज इक्वेशन है ना, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये बर्नूलीज इक्वेशन 1 मैन आर्मी है फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, फॉर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप बर्नूलीज इक्वेशन से आसानी से डील कर सकते हैं, और उसको आप बर्नूलीज इक्वेशन के हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है बर्नूलीज इक्वेशन, और आप देखें तो ये बड़ा कम्प्लेक्स रिलेशन भी है। कम्प्लेक्स रिलेशन ये इस केस में है कि ये एट द सेम टाइम ये कितनी एनर्जीज का जिक्र कर रहा होता है, एट द सेम टाइम ये आपके साथ 3 मुख्तलिफ एनर्जीज का जिक्र कर रहा होता है। तो इसका मतलब, और वो ऐसा क्यों है, वो स्टूडेंट्स इस पाइप के शेप की वजह से है। हमने पाइप का शेप ऐसा लिया है कि आप देखें, एक तो एरियाज़ जो है वो इक्वल नहीं है, एरियाज़ इक्वल नहीं है तो स्पीड्स भी इक्वल नहीं होंगी, स्पीड्स इक्वल नहीं होंगी तो काइनेटिक एनर्जीज भी इक्वल नहीं होंगी। और दूसरा, हमने सिर्फ पाइप के एरियाज़ को चेंज नहीं किया, हमने पाइप्स की हाइट को भी चेंज कर दिया है। मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपके साथ जो ये बर्नूलीज इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो बहुत कम्प्लेक्स फॉर्म है। उसमें प्रेशर एनर्जी का जिक्र भी हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी का जिक्र भी हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र भी हो रहा है। तो इसीलिए हम बर्नूलीज इक्वेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसके क्या निकाल रहे हैं, हम इसके स्पेशल केसेस निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसको, या इसके हम जो है वो 3 स्पेशल केसेस वो निकाल सकते हैं। तो ज़रा ये स्पेशल केसेस भी आज के लेक्चर में साथ में डिस्कस कर लेते हैं।
स्टूडेंट्स पहला स्पेशल केस ये है कि हम पोटेंशियल एनर्जी को पूरी डिस्कशन में क्या रखना चाहते हैं, कांस्टेंट रखना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा स्पेशल केस मिसाल के तौर पे ये होगा कि हम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखना चाहते हैं। और तीसरा स्पेशल केस ये होगा कि हम जो है प्रेशर एनर्जी को क्या रखना चाहते हैं, प्रेशर एनर्जी को कांस्टेंट रखना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, अब आप इन स्पेशल केसेस को ज़रा समझने की कोशिश करें। फ़र्ज़ करें आपके साथ एक ऐसा पाइप है, ठीक है। अब ज़रा ये डायग्राम पे आप गौर करें। ये आपके साथ एक पाइप है, ठीक है। और ये ग्राउंड है, ये आपके साथ ग्राउंड है। अच्छा, ये जो लेयर वन है, लेयर वन की मिड, और आप देखें ये जो लेयर टू है, ये लेयर वन है, दूसरा लेयर टू है, दोनों के मिड्स बिल्कुल कॉन्साइड है। मतलब हाइट्स दोनों के क्या है, हाइट्स आपके साथ दोनों के सेम है, ठीक है। लेकिन एरिया सेम नहीं है स्टूडेंट्स। चूंकि एरिया वन ज़्यादा है तो यहाँ स्पीड कम होगी, एरिया टू कम है तो यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए सेम होगी क्योंकि H1 और H2 तो इक्वल है। मतलब H1 और H2 इक्वल है तो आप ज़रा इस स्टेटमेंट को देखें ना, मतलब ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इस केस में जो है फिर बर्नूलीज इक्वेशन क्या कहता है, इस केस में बर्नूलीज इक्वेशन कहता है कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट, इट इज़ कांस्टेंट। मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी वाला पोर्शन क्या हो जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है। और स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चल जाता है कि समहाउ प्रेशर में और स्पीड में, प्रेशर में और स्पीड में कौन सा रिलेशन है, प्रेशर में और स्पीड में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन इसलिए है कि अगर आपके साथ स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर को क्या होना होगा, फिर प्रेशर को कम होना होगा। तो मतलब अगर स्पीड बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और अगर स्पीड कम हो गई तो प्रेशर आपके साथ क्या हो गया, प्रेशर आपके साथ बढ़ गया। स्टूडेंट्स ये जो बर्नूलीज इक्वेशन ने हमें ये बात समझाई है, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात है। और इस डोमेन में आप दो बातें जो है वो जहन में रखें। स्लो मूविंग फ्लूइड्स, स्लो मूविंग फ्लूइड्स, और एक है फास्ट मूविंग फ्लूइड्स। अब स्लो मूविंग फ्लूइड्स अप्लाई हाई प्रेशर एंड फास्ट मूविंग फ्लूइड्स अप्लाई लो प्रेशर। स्टूडेंट्स ये दो बातें याद रखें, ये दो बातें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि जो फ्लूइड स्लो मोशन में होता है वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है, और जो फ्लूइड फास्ट मोशन में होता है वो आपके साथ कम प्रेशर अप्लाई करता है। और स्टूडेंट्स ये बर्नूलीज प्रिंसिपल के इस पहले स्पेशल केस का रिजल्ट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आए इस दूसरे स्पेशल केस की तरफ। अब इसमें हम पाइप के डायग्राम को थोड़ा सा अब चेंज कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा इस दफ़ा आप पाइप के डायग्राम पे गौर करें, हमने एरिया को चेंज नहीं किया। एरिया जितना A1 था उतना ही एरिया क्या है, A2 है। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जब तक आप एरिया को चेंज नहीं करोगे तो स्पीड चेंज नहीं होगी। मतलब यहाँ पे स्पीड और वहाँ पे स्पीड दोनों क्या होंगे, वो सेम होंगे। तो यहाँ पे स्पीड जब सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। लेकिन आपने देखा स्टूडेंट्स के हाइट्स जो है वो दोनों के सेम नहीं है, हाइट्स दोनों के क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम होगी
तो फिर रिलेशन में सिर्फ जो है क्या बन जाएगा, प्रेशर एनर्जी रह जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रह जाएगी, और दोनों का समेशन कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो देखिए इस रिलेशन में ये दोनों फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ प्रेशर रह जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, ये जो है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, और ये आपको बताता है कि समहाउ प्रेशर में और हाइट में कौन सा रिलेशन है, प्रेशर और हाइट में समहाउ इनवर्स रिलेशन है। मतलब ये हुआ कि अगर आप हाइट को बढ़ा दो, ठीक है, तो हाइट को बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने से प्रेशर एनर्जी को फिर क्या होना होगा, प्रेशर एनर्जी को कम होना होगा, क्योंकि दोनों की एडिशन आपके साथ कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल के थ्रू जो डेली लाइफ में हम अक्सर देखते हैं, कंसिडर करें कि आपके साथ एक जो है वो कंटेनर है, ठीक है, और उस कंटेनर में आपके साथ एक लिक्विड है, ठीक है, और आप इस तरह करते हैं कि उस लिक्विड में आप दो पोजीशंस पे होल्स कर देते हैं, ठीक है, और एक पोजीशन की जो आपके साथ हाइट है, इस एक पोजीशन की हाइट वो ज़्यादा है, लेट्स सपोज ये h1 है, और इस दूसरे पोजीशन की हाइट क्या है, वो आपके साथ कम है, h2। तो स्टूडेंट्स, जिस पोजीशन की हाइट जो है ज़्यादा होगी, वहाँ से वाटर जो है वो लो प्रेशर, मतलब यहाँ से जो वाटर निकलेगा ना, तो वो लो प्रेशर से निकलेगा ऐसे, ठीक है। और स्टूडेंट्स, जिस पोजीशन की हाइट कम होगी, जैसे इस H2 में है, तो H2 से जो वाटर निकलेगा स्टूडेंट्स, वो हाई प्रेशर से निकलेगा ऐसे, मतलब H2 से जब पानी निकलेगा तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, तो मतलब वो उसका प्रेशर हाई था, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक गया। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने से प्रेशर एनर्जी कम हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी के कम होने से प्रेशर एनर्जी क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ये भी एक स्पेशल केस है, लेकिन ये तभी अप्लाई होता है जब काइनेटिक एनर्जी आपके साथ कांस्टेंट हो। और स्टूडेंट्स, तीसरा केस जिसमें प्रेशर एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो वो तो फिर सिंपल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन दोनों का एडिशन कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर रिलेशन से आपके साथ ये P1 और P2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल रह जाएंगे। और उस पर तो ऑलरेडी हमने कंजर्वेशंस किए हुए हैं, और ये फार्मूला आपको बताएगा कि समहाउ जो है वो स्पीड और हाइट में क्या है, स्पीड और हाइट में इनवर्स रिलेशन है। लेकिन ये तीसरा रिलेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस पे ऑलरेडी हमारी बातें जो है वो चैप्टर 4 में भी बार बार होती है कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम हमेशा कांस्टेंट है। तो ये पहले दो केसेस जो थे और इसके जो रिजल्ट्स थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने जहन में रखना है। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम फॉर्मली जो है फिर इस बर्नूलीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस को स्टार्ट करेंगे। इसके मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस हैं, तो वो हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।